नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अगले साल होने वाली लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन में क्या जाति चुनावी मुद्दा बनेगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर के पिछले दिनों सियासी पारा काफी हाई रहा। तो वहीं हरियाणा में इन दिनों विपक्ष का डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की सरकार आने पर अलग अलग जातियों के 4 डिप्टी सीएम बनाने का दावा कर रहे हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला 2 डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी जातिगत राजनीति का आरोप लगाकर विपक्ष के ऊपर हावी है। जातिगत राजनीति के खिलाफ है। हमने 4 C's को खत्म करने की बात कही थी। फर्स्ट इज करप्शन, देन क्राइम, देन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, और इन तीनों की जन्मदाता है कांग्रेस। ऑल दिस स्टैंड्स फॉर सी। सी स्टैंड्स फॉर ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। ये हमने समाप्त करने का जो काम किया है, तो उसमें जातिगत पॉलिटिक्स भी हम नहीं करेंगे। हाँ, हम भी अगर जाति के बारे में विचार करते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी घोषणा की, मोदी जी भी उसको कह चुके हैं, हमारे लिए 2 ही जातियां हैं समाज के नाते से, एक गरीब व्यक्ति है और एक अमीर वर्ग है। तो गरीब और अमीर की खाई को कैसे कम किया जाए और गरीबों की अंत्योदय की योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लागू की जाए, ये हमारा। भारतीय जनता पार्टी जो है जातिगत राजनीति नहीं करती। सारी राष्ट्र को देख करके, समाज को देख करके सबको ऊपर उठाने का काम करती है। और विपक्षी पार्टियां, जब उनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, वो जातिगत राजनीति करते हैं। कल ही मैं देख रहा था टेलीविज़न पे कि बिहार के अंदर बताया गया कि इस जाति में साइकिल भी नहीं है, इस जाति में ये आमदनी है, इस जाति में ये आमदनी है। लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए कि इस सब गरीबी का कारण जो सत्ता में पार्टियां हैं वही तो हैं, वो उनको ऊपर नहीं उठा सकी। हरियाणा, मैं समझता हूँ देश में एक प्रगतिशील सरकार है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आमदनी भी अच्छी है और हैप्पीनेस इंडेक्स भी अच्छा है। और गरीब अमीर का जो भेद बिठाने की हम कोशिश कर रहे हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं लेके आ रहे हैं, उससे आम जनता खुश है। हाल में ही रोहतक में जो है केजरीवाल ने एक रैली की, जिसमें ये कहा गया कि कांग्रेस तो जाटों की पार्टी है हरियाणा में, और बीजेपी जो है नॉन जाट है, तो हम ही सब का भला करेंगे। क्या देखते हैं, क्योंकि जातिगत राजनीति हो रही है। अगर कोई जाति की बात करता है तो उसको पूरी तरह से प्रदेश ने नकारने का काम किया है। एक और भी नेता ने किया था इस तरह से, राजकुमार सैनी ने। क्या असर हुआ सारे प्रदेश को पता है। और वही असर जो इस तरह की बातें करेगा, जो यहाँ के भाईचारे को बिगाड़ने की बात करेगा, ये सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय मिलकर के, सारे एकजुट होकर के मिलकर के काम करते हैं। और यही हरियाणा के प्रगति का रास्ता है। तो जो जातिवाद की राजनीति करता है, वो समझे कि उसका दिन जो है वो गर्दिश में है और वो निश्चित तौर से वो नीचे जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2024 में चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले ही आप देख रहे हैं कि जो राजनीतिक पारा है वो किस तरह से गर्म है। और जाति की बात तो इसलिए हो रही है क्योंकि अलग अलग जातियों के कोई डिप्टी सीएम बनाने की बात कह रहा है, तो कोई अलग अलग तरह से इसको रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है, तो कोई जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2024 में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, और क्या 2024 की जो लड़ाई है, यानी कि जो राजनीतिक लड़ाई है, वो क्या अब जाति पर आ गई है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जो मौजूदा पार्टी यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है, उसका ये मानना है कि वो किसी भी तरह की जातिगत राजनीति के खिलाफ हैं। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां इस समय प्रदेश के अंदर बन रही हैं या जो बयानबाजियां हैं, उनके मायने क्या है, और क्या ये माना जाए कि 2024 का जो चुनाव है वो अब जाति पर आ गया है? आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओएसडी हैं सीएम के। जवाहर यादव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। रविंद्र ढूल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र ढूल जी, आपका भी स्वागत है। रजबन डहीनवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजबन डहीनवाल जी, आपका भी स्वागत। और अनुराधा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराधा शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। जवाहर जी, आपसे शुरुआत करते हैं चर्चा की, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं उस समय हरियाणा की राजनीति में डिप्टी सीएम वाले बयान बड़े हम लोग देख रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। खासतौर से इंडियन नेशनल लोकदल ने भी वही बात कही, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया, भूपेंद्र हुड्डा ने। क्या जाति के ऊपर आ गई चीजें? क्योंकि कांग्रेस तो इससे कदम और आगे, जातिगत जनगणना की भी बात बार बार उठा रहे हैं, हर मंच से उठा रहे हैं। राहुल गांधी को हम लोग हर बार सुनते हैं, वो इस बात को छेड़ देते हैं। क्या 24 का, चाहे हम लोग लोकसभा का चुनाव देखें या विधानसभा का, क्या जाति के ऊपर आ गया? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है,
हम तो गरीब कल्याण को लेकर जो जो पूरे हरियाणा में विकास किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, बगैर किसी भेदभाव के, ना जाति देखी ना क्षेत्र देखा, हम तो इस मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले हैं। परंतु आपने 2 राजनीतिक पार्टियों का अभी चर्चा में नाम लिया है। ये वास्तव में वो पार्टी है जो ये कहती है, जो अगर हुड्डा साहब के मैं बयान को भी करता हूं, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित, ये लोग डिप्टी सीएम रहेंगे। यानी कि उन्होंने तय कर दिया कि ये लोग सीएम नहीं बन सकते, कांग्रेस की सरकार आने पर ये सीएम नहीं बन सकते। तो ये बेसिकली जो उन्होंने 80% जनता को अपमानित करने का काम किया। तो जो हम पहले भी कहते थे हुड्डा साहब की सरकार में कि अहंकारवादी सरकार है, ये जातिवादी सरकार है, ये क्षेत्रवादी सरकार है। अगर कोई ये कहता है कि फला फला जाति का डिप्टी सीएम होगा, तो साहब ये बताएं ना कि सीएम किस जाति का होगा। क्या किसी दलित को अधिकार नहीं है वो हरियाणा का सीएम बन सके? क्या किसी पंजाबी को अधिकार नहीं है, किसी यादव को नहीं है, किसी वाल्मीकि को नहीं है, पिछड़े और जो अन्य दलित के संस्थाएं उनको नहीं है, कोई सैनी नहीं बन सकता क्या? इन्होंने तय कर दिया कि खबरदार, हुड्डा साहब के शब्द बता रहा हूं, उन्होंने कहा खबरदार ब्राह्मणों, पिछड़ों, दलितों, तुम्हें डिप्टी सीएम ही मिलेगा, सीएम पद नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर ये जब 80% लोगों ने प्रतिक्रिया दी, कांग्रेस की पार्टी से प्रतिक्रिया आई, कुमारी शैलजा ने कहा कि हुड्डा झूठ बोलता है। मैं उस समय प्रदेश अध्यक्ष थी, मेरे समय में कहीं ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई कि इसी जाति के व्यक्ति डिप्टी सीएम बनेंगे। यानी कि उस समय की तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष ने भी बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी झूठ बोलते हैं। ये इनका अहंकार है कि केवल इन्हीं के ही समाज का व्यक्ति सीएम बन सकता है, बाकी नहीं बन सकते। तो ये विषय हुड्डा साहब की गले की हड्डी बन गया। जहां तक आपने इनेलो की बात की है, तो इनेलो को तो मैं आज की डेट में केवल शुभकामनाएं दे सकता हूं, क्योंकि ना उनका भी ऐसा कोई वजूद नहीं है कि जो सीएम हो और वो डिप्टी सीएम बना सके। आज सीधा सीधा लड़ाई है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। इसके अलावा तो लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कोई भी बयान दे देंगे। ऐसे ही कैप्टन अजय यादव ने कहा कि पिछड़ा क्यों नहीं बन सकता, कुमारी शैलजा ने क्या कि दलित, ब्राह्मण, बनिया क्यों नहीं बन सकता। तो ये जो जाति की राजनीति, और जाति की राजनीति को एक लाइन में और बोलूंगा अंतिम समय में, ये है इस परिवार के संस्कार है। जब भगवती लाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताश्री, आदरणीय स्वर्ग में है इस समय, रणबीर हुड्डा जी ने भी, जो उस समय प्रोफेसर शेर सिंह ने भगवती दयाल शर्मा को हटाने की मुहिम चलाई थी, मुख्यमंत्री हटाने के लिए, उस समय रणबीर हुड्डा जी भी उस समय शेर सिंह के साथ खड़े थे, प्रोफेसर शेर सिंह के साथ खड़े थे। तो जातिवाद इनके दिमाग में कि हमारे अलावा दूसरा नहीं बन सकता। और इसी की अनुभव देखिएगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, इससे ज्यादा अपमानजनक मैंने राजनीति में बयान नहीं देखा। हरियाणा की राजनीति में उन्होंने कहा ये खट्टर पट्टर कहां से आए हैं, मैं नहीं जानता कि ये पाकिस्तान से आए या गुजरात से आए हैं, हम इनको बिल में डाल देंगे और ऊपर से डांट लगा देंगे, डांट मतलब ढक्कन लगा देंगे और ये बाहर ना सके जिसे पुनाना। यानी कि दूसरी जाति के लोग इनको सांप के भांति लगते हैं, हम लोग इनको जहरीले लगते हैं। ये इनकी कांग्रेस की मानसिकता है, हुड्डा साहब की इनकी मानसिकता है। तो ऐसी राजनीति चलती नहीं। भजन लाल जी के नाम पे सरकार में आकर जिस तरह से भजन लाल जी का अपमानित किया, लोग उसको भी नहीं बोले हैं, लोग भगवती दयाल शर्मा के अपमान को भी नहीं भूले हैं, और जो इन्होंने मनोहर लाल जी के लिए कहा उसको भी नहीं भूले हैं। ढोल साहब, ये डिप्टी सीएम वाली बात या जातिगत जनगणना, ये सारी चीजें इस पर आकर के स्टिक क्यों हो रही हैं, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, इसकी वजह है कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं आपको बता दूं कि जब हमारा संविधान बना था, संविधान बनने के समय पे जो है पिछड़े जो दलित वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसे बाद में पिछड़े वर्ग के पास में एक्सटेंड कर दिया गया था मंडल कमीशन के द्वारा, और अभी तक वो दिया जा रहा है। तो यदि इसका ये मतलब है कि उस समय आरक्षण दिया गया था, इसका मतलब तो जातिवाद था वो। इनकी भाषा में समझ रहे हैं, कास्ट सेंसस इज नथिंग बट फॉर गिविंग रिप्रेजेंटेशन। सभी जातियों को, सभी वर्गों को एक बराबरी का, समानता का अधिकार मिले, इसके लिए कास्ट सेंसस को आप आवश्यक है। सेंसस तो सरकार पहले भी कराती रही है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं करने देते। मुझे समझ में नहीं आता है कि उसको सार्वजनिक करने
कोई भी जाति, कोई भी वर्ग किसी भी जगह पर कहीं भी बहुमतता में है या किसी भी प्रकार की उसका समस्या में है, तो उसके लिए एक विशेष योजना बनाई जानी चाहिए। तो ये इसके अंदर ये कहना कि इसके जातिवादिता है, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। हुड्डा साहब के बयान को तोड़ मरोड़ के इधर उधर कर दिया, लेफ्ट कर दिया, राइट कर दिया। इनको मैं बता 2019 के अंदर महम रैली के दौरान हुड्डा साहब ने ये बयान दिया था, और उस समय पर बाकायदा ये बयान कोटेड है मीडिया में, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, किसी को याद ना हो एक अलग बात है, लेकिन ये कहना कि भी कांग्रेस की 2019 की घोषणा नहीं थी, तो मेरे हिसाब से ये जो है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल थी, इसमें कोई शक नहीं है, उस समय का बयान, ठीक है। नहीं तो उस समय की प्रदेश अध्यक्ष ये बात कह रही है भाई कि ऐसा कुछ नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ, सहमति और असहमति अलग। तो मुझे ये बताइए भाई, उस समय के प्रदेश अध्यक्ष को ये जानकारी ही नहीं थी या वो उनके दिमाग से स्लिप हो गया? 2019 की महम रैली का वीडियो निकालिए, हुड्डा साहब का भाषण निकालिए, स्पष्ट हो जाएगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते तो कुमारी सैलजा क्यों इनकार कर रही हैं? मैं कह दो रहा हूँ ना, मैं आपको, किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और उनकी असहमति भी हो सकती है। इसका ये मतलब थोड़ा नहीं कि बयान नहीं था, बयान आपके सामने निकाल लीजिए, दिक्कत क्या है? आपके पास में आर्काइव में वो वीडियो नहीं होगा, मैं तो नहीं मान सकता, आपके चैनल के पास भी होगा। अब आ जाते हैं अगली चीज के ऊपर। मेरे प्रिय मित्र जवाहर यादव जी, पहले मुख्यमंत्री भगवती लाल शर्मा नहीं, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। पहले आप ये जानिए, पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के कौन थे? ठीक है, मेरे साथ सब ठीक हो गया। शर्मा जी थे ना, शर्मा तो थे ना। नंबर 2, नंबर 3 पे कौन थे उसकी भी जानकारी रखिए, उस समय के कैबिनेट के अंदर कौन थे, मैं उनकी भी जानकारी मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन ये कहना कि मैं पंडित भगवत दयाल शर्मा को इसके कारण से हटाने की कोई कथित साजिश हुई, तो जो दूसरे मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के, उनका नाम बताइए। मैं अपनी बात बोलूं? हरियाणा के दूसरे अरे मैं अपनी बात कहता हूं, मैं अपनी बात बताइए। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह, जो कि आपकी पार्टी के नेता के पिता थे, क्या वह जातिवादिता थी? हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह बने, या पंडित भगवत दयाल शर्मा? आपको पता है पंडित भगवत दयाल शर्मा का सारा परिवार आज के दिन में कांग्रेस में है? आपको ये पता है पंडित भगवत दयाल शर्मा के सुपुत्र जो है मेरे प्रिय मित्र पंडित महादेव शर्मा जी, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके मित्र हैं वो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक रहे। क्या आपको पता है कि दूसरे मुख्यमंत्री, मेरा नंबर आएगा उत्तर दूंगा, मेरा नंबर आएगा उत्तर दूंगा। मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर देता हूँ। नहीं, आप बताइए ना। अरे मैं उत्तर दूंगा। नहीं, ठीक है, मैं समय दूंगा तब जवाहर जी उसका जवाब देंगे। अब आप अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं, अभी 2 लोग और हैं, मैं जाऊंगा, जवाहर जी नोट कर रहे हैं आपकी बात का, एक बात का जवाब देंगे। मैं बता रहा हूं, मैं आऊंगा जवाहर जी, एक बार मैं सबके रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आता हूं। ढूल साहब कंप्लीट करें, आप पहले मुझसे बार-बार मैं पूछ रहे हैं तो उत्तर देता हूं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। फिर डाइनवाल जी, ये जाति के ऊपर क्यों आ रहे हैं, या फिर ये डिप्टी सीएम वाली बात क्यों कहनी पड़ रही है चुनाव से पहले? नहीं, देखिए, जब अभी जिस प्रकार से रविंद्र भाई ने जो बात कही है कि जाति, जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो क्या हम देश में जो पहचान बनाई हुई है, बार बार जाति की बात करते हैं, तो जाति को अगर प्रतिनिधित्व देने की अगर बात कर दी जाए तो गलत क्या है उसमें? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पर अगर किसी भी जाति को, किसी भी समाज को अगर प्रतिनिधित्व देकर उनको आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या समस्या है? चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यही तो कहा था कि अगर दलित और ओबीसी वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है या दलित वर्ग है, उनका एक बड़ा प्रतिनिधित्व है, उनको भी क्यों ना आगे लेकर उनको डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। और इससे जब जिन लोगों के लिए ये घोषणा की गई है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं? जब ओबीसी के लिए उनके घोषणा की गई है, सर मुख्यमंत्री क्यों नहीं? जवाहर जी मैं बता देता हूँ, जिन लोगों के लिए, मेरे लिए अगर कोई घोषणा की गई है, मैं खुश हूं, तो दिक्कत आपको क्यों है? बात तो ये बताए ना। अगर कहीं किसी समाज ने इस चीज का खंडन किया हो, इस चीज के लिए किसी ने खिलाफत की हो, तो वो जब तो चीज हमें सहना नहीं, वही तो कह रहे हैं ना आप, लेकिन प्रतिनिधित्व के लिए आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ाने के लिए, डाइनवाल जी आपने कहा कि आगे बढ़ाने के लिए अगर अलग अलग जातियों के आप डिप्टी सीएम बना देंगे तो वो उस जाति का एक प्रतिनिधित्व आप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई सीएम बना करके वो प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देना चाहते? डिप्टी सीएम को क्यों बताना चाह रहा हूँ मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल जी की एक सोच थी, उनकी सोच यही थी कि जो छोटी छोटी जो जातियां हैं, जिनको आरक्षण के माध्यम से अगर उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर हमारे उनके जो जाति बाहुल्य जो एक हमारा जो आंकड़ा होता है, और काफी देखिए जो चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर जाति देखकर उनको कहीं ना कहीं
वैसे तो कहते हैं कि जाति देखकर हम टिकट नहीं देते, लेकिन जातिगत समीकरण देखकर ही उनको टिकट दिया जाता है। तो बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनका प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाता, जिनके विधानसभा में, लोकसभा में या राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, चौधरी देवीलाल जी ने, अगर मैं बात करूं इन जातियों को, तो एक कश्यप समाज से इनके हमारे यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं राम कुमार कश्यप जी, जिनके पास उनको एक कश्यप समाज से राज्यसभा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भेजने का काम किया था। डिप्टी स्पीकर आज भारतीय जनता पार्टी के हैं रणबीर गंगवा जी, वो उस समय इंडियन नेशनल लोकदल में होते थे, प्रजापति समाज से आते थे, उनको राज्यसभा में भेजकर क्या गलती कर दी? नहीं, लेकिन डहीनवाल जी मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ। नहीं डहीनवाल जी मैं ये समझना चाह रहा हूँ, नहीं ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई अगर लोग जाति की बात कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आप लोग अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के बयान देते हैं। कभी आप लोग कहते हैं कि भाई देखिए इस तरह की बातें क्यों करते हैं आप लोग करप्शन की बात क्यों नहीं करते, आप लोग बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते, आप महंगाई की बात क्यों नहीं करते, आप सरकार की योजनाओं की बात क्यों नहीं करते, हम तो इस पर चुनाव लड़ेंगे। फिर दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि भाई जाति की बात अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है। ये एक स्टैंड पर क्यों नहीं रहते हैं? जाति की भी बात करेंगे, फिर आप ये भी कहते हैं कि हम इसकी भी बात करेंगे। भाई मुझे बताइए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आवश्यकता नहीं पड़ रही। मैं आपको एक चीज बताई, आप मेरे को एक चीज बताइए कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए अगर कोई घोषणा की जाती है, अगर उनको कहा जाता है कि हम आपको ऊपर आने के लिए, हम आपको एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं, तो योजनाएं दीजिए ना भाई, आप योजना दीजिए उनको। आप उनको केवल आप उनको ये कह के कि आप डिप्टी सीएम बना देंगे एक जाति से, क्या उस जाति का भला हो जाएगा? सिर्फ अगर डिप्टी सीएम बना देने से किसी जाति का भला हो जाता तो इस देश की सारी जातियों का कल्याण हो जाता। डहीनवाल जी अगर डिप्टी सीएम बना देने मात्र से ही कल्याण होना होता तो सब बना देते डिप्टी सीएम। अगर पिछड़ा वर्ग आगे आ जाता है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? अगर दलित वर्ग का मुख्यमंत्री बन जाता है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? और एक चीज बात, हाँ बनाइए, आप घोषणा कीजिए दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप घोषणा कीजिए, मैं स्वागत करूंगा। आप घोषणा कीजिए कि दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मैं स्वागत करूंगा। कीजिए ना, आज भारतीय जनता, अरे सर कीजिए, मैं स्वागत करूंगा आपके बयान का। आज वो मेरे मित्र आप दीजिए कि आप दीजिए, अगर इधर की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री दलित समाज का बनेगा, मैं स्वागत करूंगा। ये चीज के लिए मैं बताता हूँ जवाहर जी, आज आपकी सत्ता में बैठे हैं, 6 महीने का समय बचा है, 8 महीने का समय बचा है, आज आप डिप्टी सीएम बना दीजिए, आज आप प्रतिनिधित्व दे दीजिए ओबीसी समाज को, एससी समाज को, आपको कौन रोक रहा है? हम तो आपका भी स्वागत करेंगे। लेकिन भाई ठीक है, लेकिन डहीनवाल जी डिप्टी सीएम ही क्यों? सीएम क्यों नहीं? बेसिक सवाल ये कि डिप्टी सीएम ही क्यों? भाई कोई दलित वर्ग का क्या सीएम नहीं हो सकता प्रदेश में? सीएम की तो बात ही करी, सीएम की बात तो हम वो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम तो दे दीजिए, ये उसको भी तो नहीं दे रहे ना। सीएम की तो बात कर रहे हैं, तो आप देंगे, आप दलित को बनाएंगे सीएम? इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आएगी तो दलित बनेगा सीएम। अगर इंडियन नेशनल लोकदल एक नई बड़ी पार्टी लेकर आ रही है तो एक शुरुआत हो रही है, एक अच्छी शुरुआत हो रही है। चलिए ठीक है, मैं समझ गया, मैं आपकी व्यवस्था समझ सकता हूं। ठीक है, मैं इससे आगे और ज्यादा नहीं। ठीक है अनुराधा जी, ये जाति की बात होने लगी अभी हरियाणा के अंदर। अनुराधा जी अनम्यूट करें, शायद आप म्यूट हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं। देखिए ऐसा है, मैं अभी बहुत ध्यान से सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता और बाकी लोगों की, साथियों की बात भी। जिन लोगों के पास में कोई मुद्दे नहीं है, जिन लोगों के पास में अपने काम के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है, वो लोग आज राजनीति में जाति की बात करते हैं। आप देखिए कांग्रेस जाति की बात कर रही है, भाजपा तो हमेशा से ही जाति विशेष की राजनीति करती रही है, धर्म विशेष की राजनीति करती रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजनीति में आपके अंदर ये साहस क्यों नहीं है कि आप अपने काम के आधार पे बात कर सके? आपके अंदर ये साहस क्यों नहीं है कि आप ये बता सके कि आपने क्या किया? आज हरियाणा सरकार पूरी तरह से फेलियर सरकार है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहती हूँ। जवाहर जी हंस रही हैं, मैं देख रही हूँ उनको, वो हंस के शायद ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उनके लिए इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है, मैं उनके स्वभाव को जानती हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अलग अलग पार्टियों की सरकार को हरियाणा में देखा, जितनी दुर्गति हरियाणा सरकार आज के दिन हर वर्ग की करा रही है और हर वर्ग जिस तरह से परेशान है आज हरियाणा के अंदर, ऐसी स्थिति हरियाणा में कभी नहीं रही। आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि अगर साहस है तो वो हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ के राजनीति करें ना हरियाणा के अंदर। उन्होंने क्यों नूह के अंदर इतना बड़ा उपद्रव कराया सिर्फ वोटों का समीकरण बिठाने के लिए? उन्होंने क्यों? लेकिन अनुराधा जी बीजेपी ने तो कहा ही नहीं कि वो जाति के ऊपर, या फिर वो कोई डिप्टी सीएम की बात कह रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि जाति का जनगणना करा ले, तो कहीं नहीं रहे।
की तो जरूरत और नहीं है। विपक्षी भारतीय पार्टियां जनता कहना पार्टी शुरू कर दिया। पूरे देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश के अंदर धर्म और जाति की राजनीति करती है। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, धर्म के अलावा कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर दे दूं जी? सबसे पहले तो जाति की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ही है। आप आज हुड्डा जी के बयान को कोट कर सकते हैं। मैं आपको 50 उदाहरण बता सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हिंदू दीजिए, उदाहरण दीजिए अनुराधा जी, उदाहरण दीजिए, स्वागत है आपका, उदाहरण दीजिए। अरे उदाहरण दीजिए अनुराधा जी, उदाहरण दीजिए प्लीज। अनुराधा जी, जवाहर जी मेरे बीच में नहीं बोली थी, मेरी बात सुनिए। नहीं, आपने कहा उदाहरण दीजिए। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बयान दिया? उस समय भी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे। आप मुझे बताइए, ये जाति की राजनीति नहीं है क्या? मैं उत्तर देना चाहता हूँ। पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोग पूरी तरह से अब बताएं, जिम्मेदारी के साथ बताएं ना उन्होंने किस वर्ग के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप जवाब ले लेते हैं अनुराधा जी। आप ये कह रहे हैं कि इन सारी चीजों के जड़ में तो भारतीय जनता पार्टी, में जवाब लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं जवाब लेता हूँ, अनुराधा जी जवाब ले लेते हैं। हाँ जवाब। देखिए अनुराधा जी और हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, और पारिवारिक रिश्ते इसलिए बने कि मेरी भी सीनियर अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई रही है तो वो अनुराधा जी है, और भारतीय जनता पार्टी सीखने के लिए मेरी कोई आदर्श रही है, उनमें से भी एक अनुराधा जी रही है। तो जिन्होंने पूरा जीवन ये कह रहे हैं कि पूरा जीवन जिन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किया, वो ये कह रही हैं कि ये केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती रही है। मैं ऐसा नहीं मानता अनुराधा जी, कभी आपने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। मैं आपको जानता हूं क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ऐसा नहीं करता, नंबर एक। दूसरा, हमारे किसी भी, इन्होंने अनुराधा जी ने कहा हमारे किसी नेता की स्टेटमेंट बताइए हमने जाति के आधार पर कोई टिप्पणी की हो या राजनीतिक सहभागिता की बात की हो। जाति का जहर क्या होता है, यहां केवल डिप्टी सीएम की बात भी नहीं है, जाति का जहर क्या होता है। मैं दोबारा से दीपेंद्र जी को कोट करना चाहता हूं, जिन्होंने ये कहा कि ये खट्टर पट्टर कहां से आ गए। खट्टर जी इनके भी आदर्श रहे, अनुराधा जी बैठी हैं, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में बढ़ने में खट्टर जी का बहुत बड़ा योगदान है, अनुराधा जी के साथ है। अनुराधा जी ने बहुत कुछ सीखा है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मैंने अनुराधा जी से सीखा है। दीपेंद्र हुड्डा जी का बयान जिसमें वो ये कहते हैं कि ये खट्टर पट्टर कहां से आए हैं, मैं नहीं जानता, पाकिस्तान से आए हैं या गुजरात से आए हैं, इनको बिल में डाल देंगे, ऊपर से डांट लगा देंगे, यानी कि ढक्कन बना देंगे। सर इसमें तो कोई डिप्टी सीएम की बात नहीं हो रही, ये तो कोई राजनीतिक गुना भाग की भी बात नहीं हो रही है। ये दिखाता है कि जो ये आते हैं ये अहंकारी लोग हैं, इनको दूसरा व्यक्ति पचता नहीं है। इसलिए मैंने जो भगवत दयाल का जिक्र किया, मेरे मित्र कहते दूसरा फिर किस जाति का बना। सर मेरा तो प्रश्न ये था कि जब प्रोफेसर शेर सिंह शर्मा जी को हटाने की मुहिम चला रहे थे, उस समय स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी उस मुहिम में शामिल थे या नहीं थे? तो झूठा प्रेम मत दिखाइए। आप कह सकते हैं कि जी मैं मुद्दे के साथ तक इस बात बता रहा था, पर आपने अगर किसी जाति का नाम लिया तो उस जाति का मुख्यमंत्री आपको बर्दाश्त नहीं था। मेरा कहना यह है कि कम से कम मैं आप आम आदमी पार्टी से उम्मीद नहीं रखता और इनेलो से भी उम्मीद नहीं रखता। कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है जिसने सालों साल हरियाणा पे सरकार रही है, इनको तब कभी क्यों नहीं लगा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उसके आधार पे प्रतिनिधित्व देना चाहिए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल रहे, ये ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर देते हैं, नई लागू करते हैं, इनको ज्ञान अब आ रहा है। जब ये 10 साल मुख्यमंत्री गए, इनको लगा कि जनगणना तब नहीं होनी चाहिए, अब होनी चाहिए। इनका लाभ केवल ये सोचते हैं कि इसके माध्यम से हम सरकार में आए, परंतु 80% जनसंख्या की ताकत देखिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथी जो मीडिया मैनेज करते हैं, वो मेरे एक पत्रकार मित्र को कहते हैं कि आप ये क्वेश्चन जरूर करना कि क्या मेरी जाति का मुख्यमंत्री, जो हुड्डा साहब की जाति, अगर उसका मुख्यमंत्री नहीं बना तो क्या होगा? ये क्वेश्चन भी मैनिपुलेट कराया जाता है, क्योंकि 80% लोगों ने यह कहा कि मुख्यमंत्री पद किसी जाति विशेष के लिए आरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री जाट भी बन सकता है, यादव भी बन सकता है, ब्राह्मण भी बन सकता है, दलित भी बन सकता है। वो राजनीतिक पार्टी के जो विधायक दल के नेता जो तय करेंगे उसके आधार पर वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये अहंकार बोलता है कि डिप्टी सीएम ये बनेगा। मेरा तो कहना यह है कि कांग्रेस को, अच्छा मुझे लगता है हुड्डा साहब तो इस पे घिर गए। हुड्डा साहब के तो एक गले की हड्डी बन गया कि जो दिखता है उनके 10 साल के व्यवहार में, क्या अनुराधा जी इसकी पुष्टि कर देंगे?
आज ये कह रहे हैं क्या उस समय गुड़गांव को कुछ मिला था, क्या उस समय अहिरवाल को कुछ मिला था हुड्डा साहब की सरकार में? यही प्रदर्शन करती थी हमारे साथ, हम इनके नेतृत्व में करते थे। क्या पलवल, फरीदाबाद, यमुनानगर, आपका पानीपत, सोनीपत, सिरसा, इन सबको, भिवानी, इन सबको क्या समान दृष्टि से देखा गया था? तो मेरा कहना है कि व्यक्ति की जाति इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में वो चाहिए जो हरियाणा को क्षेत्र के आधार पे ना बांटता हो और जो हरियाणा को जाति के आधार पे ना बांटता हो। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नाते सबको विकास के समान अवसर देता हो, चाहे वो राजनीतिक सहभागिता ढोल साहब जवाब अन्य चीजें हो। ठीक है, ढोल साहब जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी करना जाति के ऊपर टिप्पणी नहीं होती। जाति के ऊपर टिप्पणी मैं बताता हूँ कैसे होती है। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कुछ लोग जो है कंधे से ऊपर कमजोर होते हैं, जाति के ऊपर टिप्पणी जो है, कौम के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर टिप्पणी तब होती है जब हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सॉरी इनकी भाजपा की इंटरनल मीटिंग के अंदर सटे समाचारित कहते हैं कि डंडे के साथ में काम करो। वह टिप्पणी ऐसे कम्युनिटी को बांटने का ऐसे काम किया जाता है, ऐसे नहीं काम किया जाता जैसे ये किस जाति पे टिप्पणी की? माफी के साथ बीच में रहा हूं, माफी के साथ बीच में रहा हूं, किस जाति पे टिप्पणी की? मुख्यमंत्री ने किसको पीटने के लिए कहा? बताइए ना, जाति का नाम टिप्पणी करी, जाति को टिप्पणी करी, एक व्यक्ति को टिप्पणी करी है इसने, जाति को टिप्पणी, जाति का नाम है। आप ये बताइए व्यक्ति को टिप्पणी, जाति को टिप्पणी कैसे हुई? जाति है, आप बताइए ना, व्यक्ति को टिप्पणी, जाति को टिप्पणी कैसे हुई? आपके आदर्श होंगे, आपके आदर्श होंगे, व्यक्ति को टिप्पणी, ब्राह्मण दलित, ये क्या होता है? ब्राह्मण दलित मुख्यमंत्री बन सकता? टिप्पणी कैसे होगी? आपसे उत्तर मांग रहा हूँ, आपसे उत्तर मांग रहा हूँ, व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी, जाति के ऊपर टिप्पणी कैसे हुई? क्या होता है? कंधे के ऊपर कमजोर लोग कौन है यहाँ पे हरियाणा के अंदर? बताइए, आप बताइए। ठीक है, एक चीज, एक सेकंड, ढोल साहब चलिए, ठीक है ढोल साहब, एक सेकंड, जवाब जी। ठीक है, देखिए मुझे पता है ना, आप लोग सारे लोग राजनीति के माहिर हैं, इसलिए आपने अपनी बात को तो आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। आपने कह दिया वो व्यक्तिगत टिप्पणी है, वो एक पूरी जाति के ऊपर नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ ढोल साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ढोल साहब भाई, मुझे बताइए, रविंद्र ढोल जी, आपने तो उनके झूठ फैलाया जा रहा है यहाँ पर, जातिवादिता फैलाई जा रही है। अपना जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया हरियाणा के अंदर नया, बाकायदा प्रेस करके प्रचारित किया गया कि पिछड़े वर्ग के हमको प्रदेश। चलिए ठीक है, चलिए आरोप प्रत्यारोप हो गए। ढोल साहब आप मुझे बताइए कि भाजपा के अध्यक्ष के बारे में जब आपने प्रचारित किया कि वह पिछड़े वर्ग से है, क्या वह जातिवादिता नहीं है? कैसी बात करते हैं? 2019 में आप बताइए, क्या वो जातिवादिता नहीं है? आप बताइए, अपना प्रदेश अध्यक्ष की जाति सारे प्रदेश को बताना, मीडिया को बताना जातिवादिता नहीं है क्या? किसने बताई? भाजपा पिछड़े वर्ग किसने बताई का काम किया? किसने बताई? पिछड़े वर्ग किसने बताई? अध्यक्ष बनाने का काम किया। अध्यक्ष किसकी हम बात करते हैं उप मुख्यमंत्री बनाने की, कोई दिक्कत है क्या? अरे आप क्योंकि आप कहते हो आप बताइए ना, दिक्कत है क्या? मुख्यमंत्री ठीक है, लेकिन मैं ढोल साहब मुझे बताइए भाई, 10 साल, रविंद्र ढोल जी 10 साल तो आप लोगों ने सरकार चलाई ना प्रदेश के अंदर। रविंद्र ढोल जी 10 साल तो आपने प्रदेश के अंदर सरकार चलाई ना, तब दो डिप्टी सीएम या 3 डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना दिया? अगर इतना ही प्रतिनिधित्व आप लोग को चाहिए। एक बनाए ना, पहले नहीं बनाए तो आगे भी नहीं बना सकते, पहले नहीं बनाया आगे भी नहीं बना सकते, इन्होंने नहीं बना रखे क्या? तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूं ना कि क्या उस समय आवश्यकता नहीं लग रही थी? उस समय सारी जातियों को सबको बराबर का अधिकार दे रखा था क्या आप लोगों ने? जो अब आकर के खत्म हो गया, तो आपको लग रहा है उन जातियों को आप लोग आगे ले आए। हमने तो जाति के घोषणा करके मुख्यमंत्री नहीं बनाया। से पहले मोबाइल फोन क्यों नहीं लेकर के आई कांग्रेस? आप ये भी कहेंगे, आपके कहने से थोड़ी ना होता है। अरे ढोल साहब, मैं ये कह रहा हूं भाई, आप तो ये कह रहे हैं ना, आरक्षण की व्यवस्था तो इस देश में इतने समय से चली आ रही है। जातियों को आप लोग बार बार ये कहते हैं कि आगे ला करके प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, तो जब 10 साल चला रहे थे तब समझ में क्यों नहीं आया भाई कि 2 और बना देते हैं या 4 और बना देते हैं? आप ये बताइए कि बेतुका प्रश्न क्यों, कि पहले क्यों नहीं बनाया, आगे कैसे घोषणा कर रहे हैं? बेतुका नहीं है, इसमें लॉजिक है। मुझे ये बताइए ना भाई, उस समय क्या, मुझे या तो आप बता दीजिए कि उस समय सारी जातियों को प्रतिनिधित्व आपने दिया हुआ था। आप ये बताइए कौन सा लॉजिक है? मैं यही तो कह रहा हूं कि उस समय क्या सारी जातियों को प्रतिनिधित्व दे करके आपने उच्च पदों पर बैठा दिया था क्या, जो अभी नहीं है? इनकी तरह थोड़ी ना है, इनकी तरह थोड़ी ना यहाँ पे मुख्यमंत्री निवास के अंदर किसको भर रखा है, इनकी तरह नहीं है हम।
ये भर रखा क्या होता है? ये भर रखा क्या होता है? कौन कौन लोग क्या भर रखा होता है? आप देखिए अगर एक यादव मुख्यमंत्री हो, कौन लोग थे, अगर एक कैबिनेट के अंदर कौन एक लोग थे, दलित, एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री में तो ये के अंदर आप बताइए ना, मुझे आपत्ति है, कौन कौन लोग मुझे थे, आपत्ति है। नाम गिनवाइए इन्होंने उनके। कहा मुख्यमंत्री ऑफिस में महान कैसे, करते हैं आप, अगर एक चीफ यादव, सेक्रेटरी कौन बने अगर आप उनकी दलित, बात करिए, अगर ब्राह्मण डीजीपी कौन बने आप उनकी बात करिए, मुख्यमंत्री इनकी के पीड़ा है। कौन बने बात करिए उनसे। मैं चीफ बोलना चाहता हूँ जी, कौन बने, एक सेकंड दूल साहब, दूल साहब एक सेकंड, एक एक सेकंड, ऐसी बात उत्तर कर रहे देना हैं। चाहता हूँ। एक सेकंड। मैं एक उत्तर देना चाहता हूँ। एक लाइन में मेरी नहीं आपत्ति है, मेरी एक आपत्ति है। मेरे मित्र ने, एक मेरे व्यक्ति के भाई ने ऊपर ये कहा, टिप्पणी को इन्होंने जाति के ऊपर टिप्पणी बताया और आप ये उसको बोलेंगे उसके बाद मैं बोलूंगा। डोल साहब ठीक है, हो गया, हो गया। हाँ, अब मैं बोल देता हूँ। मेरी देखिए, मेरे मेरे आ हाँ, रहा हूँ, आ एक रहा सेकंड, हूँ। एक सेकंड, आप साथ में ये भी बताएं कि खंडेसों पर कमजोर लोग कौन अरे है। हाँ, एक सेकंड आप के ये लिए भी बताएं कि छठे सातवें समाचार किसके बारे में कहा था मुख्यमंत्री ने। ठीक है डोल साहब, मैं डोल साहब, बोलूं, डोल साहब एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जवाहर जी। देखिए मेरे मित्र ने एक व्यक्तिगत टिप्पणी की है। इन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री में कैसे, ऑफिस में कैसे कैसे लोग भर रखे हैं। अगर मैं पिछड़ा हूँ, यादव हूँ, मैं उस मुख्यमंत्री ऑफिस में हूँ। अरे नहीं, तू कौन है? मैंने ओवरऑल कंपोजिशन की बात की है, मैंने की है, वहाँ वाल्मीकि है, वहाँ ब्राह्मण है, टिप्पणी आप करते हैं, आपकी पार्टी वहाँ करती है। वाल्मीकि है, हमने कंपोजिशन की बात की है, आपको बर्दाश्त फिर नहीं गलत होता। मिसलीड कर रहे हैं। हमने आपको कंपोजिशन की पिछड़े बात की है। दलित ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं होते हैं। हमने कंपोजिशन मुख्यमंत्री बात की कार्यालय है, में, आपको बर्दाश्त नहीं होता। मुख्यमंत्री कार्यालय में हमने पिछड़े कंपोजिशन की ब्राह्मण बात की दलित है। आपको बर्दाश्त नहीं होते हैं। आपको बर्दाश्त नहीं होते। आप बताइए कौन किसको, ब्राह्मण दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री कार्यालय में आप बर्दाश्त नहीं बताइए हो ना रहा। किसको, किस दलित को आपने पोस्ट को करने आपने का कहा कैसे कैसे लोग भर्ती है, आपने गजब की कहा बात है। मुख्यमंत्री कार्यालय में कैसे किसको कैसे लोग रखा भर्ती है। है, आपको बर्दाश्त होते हैं ना। आप बताइए किसको रखा है। हाँ रखा अरे है। आप बताइए ना, आपने किसको मैं रखा है। हाँ रखा है, मैं बताता हूँ, मैं बताता बताइए ना आप। हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ, आप बताइए। सुन लो। हाँ बताइए, आप मुख्यमंत्री निवास में कौन है, बताइए आप। मैं बताता हूँ। बताइए। हाँ सुन लीजिए, आराम से ध्यान से सुनिए। इन्होंने ये कहा, यह जाति की बात हो रही है, उस पर ये टिप्पणी करते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में कैसे कैसे लोग भर रखे हैं। ब्राह्मण का, पिछड़ों का, दलितों का मुख्यमंत्री के कार्यालय में होना इनको पचता नहीं है, ये वो मानते हैं। फिर तुम मान लीजिए, हुड्डा फैमिली जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं हो सकती। कमजोर कौन, आप लोगों को समाज के बारे में कहा आपके मुख्यमंत्री। आप बताइए, तुम साहब जिस तरह से आप आपको किसान को बर्दाश्त नहीं होती, पिछड़ी को आपको बर्दाश्त नहीं होती, अपने अध्यक्ष के बारे में लोगों को आप बर्दाश्त नहीं पाते हो। भारत का प्रधानमंत्री अपनी जाति प्रचारित कर सकता है। यहाँ पे करनाल के मेयर के चुनाव के अंदर मेयर की 80% लोग अखबार में विज्ञापन देने का काम का चेहरा है, वो जाति नहीं है, के प्रवक्ता का चेहरा है। मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि चेहरा किसका क्या है ये तो प्रदेश की जनता देख रही है, और यही जो बयान है या यही जो बातें हैं ना, इसी का फैसला जनता करेगी। डहीनवाल जी, बिल्कुल करेगी। डहीनवाल जी, सर एक चीज है की बात आती है कि जाति के ऊपर इतना झगड़ रहे हैं, लेकिन क्या जाति को नकार सकते हैं? जाति को नकार नहीं सकते तो उन जातियों को आगे लाने में इतना हाव ना क्यों? कोई भी जाति है, अगर उसको आगे लाने के लिए अगर किसी भी प्रकार का प्रयास किया जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? और आज यहाँ पर ये इस प्रकार का झगड़ा कर रहे हैं। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि जब टिकटें बंटती है तो जातीय समीकरण को मद्देनजर रखते ही टिकट बांटी जाती है, तो फिर ये इतने ज्यादा चिल्ली क्यों? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनको दिक्कत ये है कि जो काम ये नहीं कर सकते, अगर वो पार्टियां, दूसरी पार्टियां अगर उस काम को लेकर अगर कहीं आगे आती है तो इनको दिक्कतें हो जाती है। हमारे जवाहर यादव जी हैं, मैं इनसे एक बार दोबारा भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी यहाँ तो सरकार है, आपकी यहाँ तो सरकार है, आप एक बार आप बदलाव करके देखिए ना। या आप यहाँ पर जाट नॉन जाट की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक पृष्ठभूमि रही है हिंदू मुस्लिम और जाट नॉन जाट, ये आप कर चुके हो और करते रहते हो। जिस प्रकार से अभी आपका प्रदेश अध्यक्ष जी जो बदले हैं, एक आपकी रणनीति क्या है वो हरियाणा की जनता भली भांति जानती है। आपने मुंह में जो कांड किया था वो आपको सबको पता था कि ये 2024 की तैयारी है, और आप लोग उत्तर दे दूं जी। अगर टीवी में बैठ के ये कहेंगे कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, आप एक बार देखिए तो सही कि आपने देश और प्रदेश में माहौल क्या बनाया हुआ है। और अगर कोई भाईचारे को कायम करने के लिए, अगर किसी जाति या समाज को आगे लाने के लिए अगर किसी प्रकार की इस प्रकार की जो बातें की जाती है तो उस पर आपको दिक्कतें हो जाती है। हम हमेशा इंडियन नेशनल लोकल की सोच ये रही है कि छत्तीस बिरादरी को किस प्रकार से आगे लेकर आया जाए, उनके विकास के लिए किस प्रकार की बातें की जाए, हम हमारी नीयत हमेशा उस पर रहती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासन में आपने देखी कोई एक जाति ऐसी नहीं थी। लेकिन डहीनवाल जी ठीक है, चलिए देखिए, बीजेपी कांग्रेस की बात तो ठीक है कि भाई पॉलिटिकली सारी बातें हो रही थी यहाँ पे, लेकिन अनुराधा जी भी तो यही बात कर रही थी कि जब मुद्दे नहीं होते हैं तब आप जाति पर चले जाते हैं।
नहीं, मुद्दे की बात नहीं है यहाँ पर। मुद्दे आज भी वही रहेंगे जिस पर हम कह रहे हैं। मुद्दे वो विकास भी रहेगा, मुद्दा वो झगड़ा भी रहेगा, लेकिन ये जो चीजें हैं, अगर किसी जाति विषय को आगे लाने के लिए प्रयास किया जाएगा तो उसको अगर ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाएगी तो ये हम सहन नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हर जाति का व्यक्ति आगे बढ़े। ठीक है अनुराधा जी, हर जाति का व्यक्ति आगे बढ़े, मुद्दे तो हैं, लेकिन जाति अगर आगे आ रही तो उसमें क्या आपत्ति है? एक सेकंड, हाँ अनुराधा जी। ये ऐसा है कि हर जाति का व्यक्ति आगे बढ़े, ये तो अच्छी बात है, समाज में सबको साथ लेके चलने की बात होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए मुझे, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि यदि कांग्रेस जाट नॉन जाट के दलदल में फंसी हुई है तो क्या भारतीय जनता पार्टी लोकल पंजाबी के दलदल में फंसी हुई नहीं है? जवाहर जी सामने बैठे हैं, अगर ईमानदारी से स्वीकार करें तो बताएं कि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या आज लोकल पंजाबी का क्लेश नहीं है? आज दिल्ली के अंदर जो भट्टा बैठा है पार्टी का और हरियाणा के अंदर जो पार्टी का भट्टा बैठा है आम आदमी पार्टी ने, लोकल पंजाबी का क्लेश क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? क्या कांग्रेस में जाट नॉन जाट की राजनीति नहीं है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई आप मुद्दों पे बात करेंगे तो ये जाति की बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बताइए, अभी चुनाव सर के ऊपर है, 6 महीने लोकसभा के चुनाव के रह गए, ओम प्रकाश धनखड़ जी को बदल दिया, क्या नॉन जाट की राजनीति का ध्यान करते हुए नॉन जाट का समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया हरियाणा का? तो इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन हर नहीं, वो तो सब जगह है ना, फिर आम आदमी पार्टी में भी तो है ना, ऐसा थोड़ी ना है। क्या जाति से अलग हो जाएगी क्या आम आदमी पार्टी भी? मैं उत्तर देना चाहता हूँ अनुराधा जी। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप हरियाणा के अंदर आप शिक्षा की जो हालत है वो देख लें, आप स्वास्थ्य की जो हालत है, पर्टिकुलर आप गुड़गांव नहीं अनुराधा जी, देखिए मुद्दों से तो कोई इनकार नहीं कर रहा ना, डहीनवाल जी ने भी यही बात कही, भाई मुद्दे तो हैं, लेकिन अगर जाति के नाम पर उनको आगे बढ़ाने की कोई बात कर देता तो उसमें क्या बुराई है? मैं अनुराधा जी को उत्तर देना चाहता हूँ। नहीं, इस बात को करते तो सब है, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते। कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकार और दोनों का शासन देखा है हरियाणा ने, सब करते हैं ये, लेकिन ये स्वीकार नहीं करना चाहते। ठीक है, वही बताएं। ठीक है, जवाहर जी में है तो भारतीय जनता पार्टी लोकल के दलदल में फंसी हुई है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ अनुराधा जी, एक सेकंड। जवाहर जी, आज मेरे लिए ये अच्छा है कि इस डिबेट में 3 लोग वो बैठे हैं 4 में से जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, रविंदर ढुल जी भी, अनुराधा जी भी और मैं भी। मैं आज तक हूं, 2 लोग मेरे साथी चले गए। अनुराधा शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष रही है। इनका एक मिनट, अरे मैं बात को कर रहा हूँ, सुनिए, अरे मैं सिस्टम बता रहा हूँ। ये जिलाध्यक्ष रही, इनको हटाया गया था या कार्यकाल होने के बाद नया अध्यक्ष बनता है? मैं इसलिए कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी संविधान से चलती है। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का कार्यकाल खत्म होने के बाद उसके बाद नया अध्यक्ष आना है, क्योंकि ये परिवार की पार्टी नहीं है। अनुराधा जी भी जिलाध्यक्ष रहे, सत्यप्रकाश जी भी जिलाध्यक्ष रहे, भूपेंद्र चौहान जी भी जिलाध्यक्ष रहे। तो ऐसे हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कार्यकाल समाप्ति के बाद बदलते रहते हैं। भूपेंद्र क्या नाम है, ओम प्रकाश धनखड़ जी का कार्यकाल समाप्त हो गया था, उसके बाद नए अध्यक्ष बनने थे, नए अध्यक्ष बन गए और पहली बार हुआ है। इनसे पहले क्या नाम है, हमारे जो अध्यक्ष थे उनको राष्ट्रीय टीम में नहीं भेजा गया, चाहे रामविलास शर्मा जी हो, चाहे सुभाष बराला जी हो, चाहे कृष्णपाल गुर्जर जी हो, चाहे आत्म प्रकाश मनचंदा जी हो, चाहे रतनलाल कटारिया जी हो, जितने हमारे अध्यक्ष बने, चाहे जोशी जी रहे हो, चाहे अपने रेवाड़ी वाले अध्यक्ष रहे हमारे, चाहे वर्मा जी रही हो, कमला वर्मा जी, जितने हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद नया व्यक्ति बनता है। ठीक है, और ये पहली बार हुआ है कि व्यक्ति बनने के बाद फिर उनको राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए। ठीक है, और मुझे लगता है कि ठीक है, अब आप जो बात लोग यहाँ पर कह रहे हैं वो जनता के ऊपर मैं छोड़ता हूं, समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा, मुझे समाप्त करनी पड़ेगी चर्चा यहीं पे। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि जातिगत बातें हो रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग जातियां हैं उसके डिप्टी सीएम बना दिए जाएं, लेकिन ये फैसला जनता को करना है कि आखिर ये जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर रहना चाहिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।